आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको चैप्टर सेकंड परमाणु की संरचना में आगे के टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पूरा इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक। तो आज का न्यू टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन की गैसीय अवस्था में किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर उनके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन सर्वप्रथम बोहर ने किया था। किसने किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन? तो अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? बोहर ने किया था। तो हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से प्राप्त हमें 5 श्रेणियां प्राप्त होती है। तो देख सकते हैं मैंने चार्ट बना रखा है। तो हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, तो फर्स्ट है श्रेणियाँ N1, N2 और स्पेक्ट्रम क्षेत्र। तो फर्स्ट है लाइमन श्रेणी। तो इनकी जो संख्या होती है N1 वो 1 होती है और N2 की जो संख्या होती है वो 2, 3, 4, 5 आगे आता रहेगा। और लाइमन का जो स्पेक्ट्रम क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? परावैंगनी क्षेत्र होता है। फिर सेकंड है बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी का जो N1 जो संख्या होती है वो 2 होती है। फिर अगली संख्या जो N2 होगा वो क्या होगा? 3, 4, 5, 6 ऐसे आता रहेगा। और बामर श्रेणी का जो स्पेक्ट्रम क्षेत्र होता है वो दृश्य प्रकाश का क्षेत्र होता है। फिर तीसरा है पाश्चन श्रेणी। तो पाश्चन श्रेणी का जो N1 की जो संख्या होती है वो 3 होती है और N2 की संख्या क्या होगा? 3 के बाद 4, 5, 6, 7। और पाश्चन श्रेणी का जो स्पेक्ट्रम क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? अवरक्त होता है। फिर चौथा है ब्रैकेट श्रेणी। तो ब्रैकेट श्रेणी का जो N1 संख्या होती है वो 4 होती है और N2 की संख्या जो होती है 5, 6, 7। यानी N1 4 होगा, उसके बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी? 5, 6, 7 इसी तरह आता रहेगा। तो स्पेक्ट्रम क्षेत्र कैसा होगा ब्रैकेट श्रेणी का? दूर अवरक्त क्षेत्र होगा। फिर पांचवा है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी का जो N1 जो संख्या होती है वो 5 होती है। फिर इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगा? N2 6, 7, 8, 9 ऐसा आता रहेगा। और स्पेक्ट्रम क्षेत्र कैसा होता है फुंड का? दूर अवरक्त क्षेत्र होता है। तो ये हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से प्राप्त 5 श्रेणियां हैं जो कि हर बार पेपर में पूछा भी जाता है कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के 5 श्रेणियों के नाम लिखिए और उससे प्राप्त लाइमन श्रेणी के स्पेक्ट्रम क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं, कैसा होता है उसका क्षेत्र। तो मैंने बता दिया कि लाइमन का जो स्पेक्ट्रम क्षेत्र होता है वो परावैंगनी क्षेत्र होता है और बामर का कैसा होता है इसका स्पेक्ट्रम क्षेत्र? दृश्य प्रकाश का क्षेत्र होता है। और पाश्चन का कैसा होता है? अवरक्त क्षेत्र होता है। और ब्रैकेट का जो होता है वो दूर अवरक्त क्षेत्र होता है। और पांचवा जो है फुंड श्रेणी। तो फुंड श्रेणी का जो स्पेक्ट्रम क्षेत्र होता है वो होता है दूर अवरक्त क्षेत्र। इसके बाद है कि बोहर ने हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए GGS में प्रणाली में निम्नलिखित व्यंजक प्राप्त किया। तो वो व्यंजक क्या था कि E बराबर -2π² Z² e⁴ m/h² n²। ये क्या है? GGS प्रणाली में निम्नलिखित व्यंजक सूत्र है। तो जहाँ ये E क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। और यहाँ पे Z क्या है? नाभिक में धन आवेशों की संख्या है, धन आवेशों की संख्या। धन आवेशों की संख्या। यहाँ पे E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश। और यहाँ पे M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान।
और यहाँ पे H क्या है, प्लॉन्ग का नितौंग या प्लॉन्ग नितौंग। और यहाँ पे जो n है वो क्या है, कक्षा की संख्या है। जो यहाँ पे n है वो कक्षा की संख्या। तो ये CGS में फॉर्मूला है, ये पूछा जाता है। यहाँ पे E क्या है ये पता होना चाहिए, यहाँ पे इनके नाम भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो E है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। यहाँ पे Z क्या है, नाभिक में धन आवेशों की संख्या। और ये E क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है। M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और H है प्लॉन्ग नियतांक और N है कक्षा की संख्या। अगला टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विशेषताएं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विशेषताएं, तो इस सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट है, यह एक रेखीय स्पेक्ट्रम है क्योंकि यह रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है। तो आप डायग्राम से समझ सकते हैं। तो ये है डायग्राम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से प्राप्त विभिन्न रेखाएं हैं। तो ये हमारी क्या है, स्पेक्ट्रम है, रेखीय स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ रेखाओं के रूप में हमें क्या होते हैं, प्राप्त होता है। तो इस रेखाओं में 5 श्रेणियां पाई जाती हैं। कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं, 5 श्रेणियां। देखिए इसमें हमारी कितनी श्रेणियां हैं, इस रेखा में 5 श्रेणियां। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। फिर क्या बोल रहे हैं, विशेष, जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो मैंने बता दिया नाम, फर्स्ट है लाइमन श्रेणी, फिर सेकंड है बामर श्रेणी, फिर थर्ड है पाश्चन श्रेणी, चौथा है ब्रैकेट श्रेणी और पांचवा है फुंड श्रेणी। फिर इसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर से क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं 5वीं ऊर्जा स्तर पर लौट कर आने से प्राप्त स्पेक्ट्रम श्रेणियों को क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। तो आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि यह एक रेखीय स्पेक्ट्रम है क्योंकि यह रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं। फिर इन रेखाओं की 5 श्रेणियां पाई जाती हैं। फर्स्ट है लाइमन श्रेणी, सेकंड है बामर श्रेणी, थर्ड है पाश्चन श्रेणी, चौथा है ब्रैकेट श्रेणी, पांचवा है फुंड श्रेणी। तो सबसे इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर पर, सबसे ऊर्जा स्तर पर कौन है, लाइमन श्रेणी। फिर द्वितीय स्थान पर कौन है, बामर श्रेणी, तीसरे पे पाश्चन श्रेणी है, चौथे पे ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। तो ये पांचवा जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चौथा, पांचवा, ये ऊर्जा स्तर पर लौटकर आने से प्राप्त श्रेणी को क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी का जो संख्या होती है वो 1 होती है, बामर श्रेणी का जो कक्षा की जो संख्या होती है वो 2 होती है, पाश्चन श्रेणी की जो संख्या होती है वो 3 होती है और ब्रैकेट श्रेणी की जो संख्या होती है n बराबर 4 होती है और फुंड श्रेणी जो कक्षा की जो संख्या होती है n बराबर 5 होती है। तीसरा है, इन श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य की गणना निम्न प्रकार कर सकते हैं। तो 1/λ या 1/λ की जगह आप भी बोल सकते हो, बराबर r ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर किस में होगा, सेंटीमीटर इनवर्स में होगा। तो जहाँ पे जो r, यहाँ पे r क्या है, ऋण वर्ग है, r यहाँ पे क्या है, ऋण वर्ग, ऋण वर्ग है। इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1.09 गुणा 10 की पावर -7 प्रति मीटर। तो ये श्रेणियों के तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो अगर हम लाइमन की अगर बात करें, लाइमन श्रेणी की, तो लाइमन श्रेणी की हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने पहले ही आपको चार्ट में बता दिया था कि लाइमन श्रेणी का जो n1 जो संख्या होता है वो क्या होता है, 1 होता है और n2 कितना होता है, 2 होता है। तो अगर हम लाइमन की बात करते हैं, लाइमन श्रेणी की, तो लाइमन श्रेणी में क्या आ जाएगा, n1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। उसी प्रकार हम बामर श्रेणी की बात करते हैं, तो बामर श्रेणी का जो n1 कितना होगा, 2 होगा और n2 कितना होगा, 3 होगा। उसी प्रकार
पार्शियल श्रेणी का क्या होगा, 1/n1 जो होगा वो 3 होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/n2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार ब्रैकेट की बात करते हैं, ब्रैकेट श्रेणी का, तो ब्रैकेट श्रेणी में जो n1 की जो संख्या होती है वो 4 होता है और n2 की संख्या कितना होता है, 5 होता है। उसी प्रकार पूर्ण श्रेणी की बात करते हैं, तो पूर्ण श्रेणी में जो n1 का जो मान होता है वो 5 होता है और n2 का मान कितना होता है, 6 होता है। तो इसी प्रकार हम पांचों श्रेणियों के तरंग दैर्ध्य इसी फॉर्मूला के तहत हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे जुड़े न्यूमेरिकल बताऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लाइमन श्रेणी कैसे निकाले जाते हैं तरंगदैर्ध्य, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सो गाइज, आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।